नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए ले चलते हैं आपको लोकसभा चुनाव का सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के अब की बार 400 पार और खासकर यूपी में 80 की 80 सीटों का नैरेटिव चल रहा है। हालांकि कभी कभी नेता आम जनता की मांगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यूपी में छिड़ी त्रिकोणीय लड़ाई ने देश का ध्यान खींचा हुआ है। आइए गहराई से इन सब चीज़ों पर जानें और हमारे राज्य प्रमुख शिव कृपाल शर्मा से हम नवीनतम अपडेट प्राप्त करें और जानें कि इस समय यूपी में वास्तव में क्या चल रहा है। हेलो जी, अभी यूपी में जो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, इस पर जरा आप थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे लिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज मतदान चल रहा है और मतदान का जो एक जो परसेंटेज है उसको भी अभी तक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो 2 फेज में मतदान हुए उसके अकॉर्डिंग कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस बार जो 3rd फेज का मतदान होगा, तमाम जो निर्वाचन अधिकारी हैं और तमाम जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, क्योंकि 2 फेज में जो मतदान का प्रतिशत रहा उसके गिरने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना तो जरूर आया है। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तुरंत 2nd फेज के बाद बैठकें शुरू हो गई और उसको लेके हर जगह पे मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को घर से निकाला जाए। तो यही कारण है कि इस बार कुछ जो मतदान का परसेंटेज है बढ़ता हुआ हल्का फुल्का दिख रहा है। हालांकि कोई इस तरह की अभी चीजें नहीं दिख रही हैं कि ये कहा जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कोई मतदाता निकलना शुरू हो गए हैं। हालांकि पहले की तुलना में देखा जाए तो कुछ हल्का फुल्का निकल रहे हैं। आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है और जहां पूरे जो अन्य अगर पूरे देश में बात करें तो टोटल 93 सीट पे जो 93 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जी। और इन 10 सीटों में मैं आपको बताऊं कि जो चुनाव इन 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आज इन 10 सीटों का जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कुल 80 में से 26 सीटों पर मतदान हो जाएगा और उन सबका जो किस्मत है वहां ईवीएम में कैद हो जाएंगी। आज जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसकी अगर हम केवल बात करें तो इन 10 सीटों पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो एक तरह से गढ़ है वहां पे चुनाव हो रहा है और उनकी और उनके परिवार की इज्जत आप कहिए कि दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उसमें आज जो 3rd फेज के चुनाव में मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद 3 जगह से मुलायम सिंह यादव की परिवार यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया आज की तारीख में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। जी। फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव यानी कि मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के जो चाचा हैं उनके लड़के अक्षय यादव हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बदायूं से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव, जो कि अखिलेश यादव के शिवपाल सिंह यादव चाचा हैं, उनके लड़के आदित्य यादव हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई मायनों में अगर हम देखें तो जो ये 3rd फेज है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और एसपी यानी कि इंडिया अलायंस का जो ये एक गठबंधन है, जो ये अलायंस है, इसके लिए भी बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर कहीं मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं इन 3 सीटों की अगर हम बात करें, इस पे कहीं भी अगर कमजोरी दिखी इस समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित समझिए कि इस बार इस फेज के बाद से इनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। हालांकि मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी आज तक कभी किसी ने नहीं जीता, किसी भी पार्टी ने नहीं जीता। और सबसे आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे जितनी बड़ी सीट रही हो, क्यों न वो रायबरेली या अमेठी रही हो, वहां से भी इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। एक समय ऐसा था। लेकिन मैनपुरी सीट ऐसी है
कि समाजवादी पार्टी का सबसे जबरदस्त और मजबूत किला है, वहां से आज तक किसी भी पार्टी ने, हालांकि जैसा कि अब आप देखें कि 2014 से लेकर 2019 तक जो मोदी वेव चला, उसमें भी कुछ उस किले का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। यानी कि मैनपुरी का किला भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको ध्वस्त नहीं कर सकी। और आज भी मैनपुरी में अगर आप देखें तो डिम्पल यादव के मुकाबले जयवीर सिंह खड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वो पर्यटन मंत्री के रूप में यहाँ पे कैबिनेट को सुशोभित कर रहे हैं और उनको दिया गया है कि आप पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत काम किए हैं और सबसे ताकतवर समझ के उनको मैनपुरी में उतारा गया है। इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी उस किले को भेद पाएगी। अब दूसरी जो सीट है फिरोजाबाद, वहां से भी अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और बदायूं से। अब इसके बाद जो नंबर आते हैं, जैसे आगरा है, बरेली है, आंवला है, संभल है, एटा है, हाथरस है, फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो ये फतेहपुर सीकरी है, यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार है, जो कि इंडिया अलायंस में आप यूँ कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है, क्योंकि अब तो सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन यह फतेहपुर सीकरी की जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई और वहां से रामनाथ सिंह सिकरवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बारे में मैं एक बार थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि रामनाथ सिकरवार फौजी रहे, ये रिटायर्ड फौजी है और ये बेहद सामान्य से भी सामान्य इंसान है और अपने हाथ से बनाना खाना और ये सब कुछ है। आज की तारीख में रामनाथ सिकरवार जिस तरह से चुनाव लड़के वहां अपने विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी और दिलचस्प बात है कि जिसके पास अपने बहुत कुछ खाने को भी नहीं, न कोई संसाधन है। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि पिछली बार जब इनको कांग्रेस ने विधानसभा से चुनाव लड़वाया था, विधानसभा सीट से, तो उस चुनाव में जो पैसा बच गया था इनके पास प्रचार प्रसार से, वो ले जाके पार्टी खाते में जमा कराए थे। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये मतलब कितने सामान्य और कितने ईमानदार ये व्यक्तित्व है और इतने ईमानदार से परिपूर्ण रूप से, तो कहीं ना कहीं ये फतेहपुर सीकरी का जो चुनाव है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है रामनाथ सिंह सिकरवार की वजह से। और अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं अपने ये जो चुनाव आयोग ने दिए हैं, उन आंकड़ों पे अगर हम गौर करें तो 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 46.78% वोट पड़ चुका है, यानी कि 46.78% अभी तक वोटिंग उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हो चुकी है। अगर पूरे कंट्री की बात करें तो 50.71% जहां भी चुनाव हो रहे हैं 93 सीट पे, टोटल एवरेज अगर निकाले तो ये चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि वो 50.71% है। लेकिन यूपी का अभी भी अगर हम देखें तो एवरेज जो आंकड़े निकले हैं उससे कम है। तो अभी भी माथे पर पसीना बराबर है भारतीय जनता पार्टी के भी और चुनाव आयोग के भी कि इस परसेंटेज को बढ़ना चाहिए। जी, मैं ज़रा चर्चा को थोड़ा यहाँ पे जैसे आपने बताया बदायूं, मैनपुरी और फिरोज़ाबाद, इस पे थोड़ा केंद्रित करना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले नहीं परंतु कल भी और परसों भी मोदी जी आए थे, हमारे प्रधानमंत्री यूपी में आए थे। उन्होंने बहुत कैंपेनिंग वगैरह किया है, बहुत यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, कानपुर में भी आए थे। इसका कुछ असर पड़ा है लोगों पर, जनता पर कुछ असर पड़ा है क्या? समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बता रहे थे आप, जैसे बदायूं हो गया, मैनपुरी हो गया, वहाँ पे इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पे कुछ असर पड़ा है कि नहीं भाजपा का? अब देखिए, जैसा कि आप देखें कि किस तरह से रैली किया गया और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम देखें तो 5 तारीख को अयोध्या में उन्होंने एक मेगा रोड शो किया 2 किलोमीटर का। जी। अब उसका इस फेज पे इसीलिए किया गया कि चूंकि 3rd फेज का इलेक्शन था और जहां पे रैली किया गया वहां पे 20 मई को है इलेक्शन, यानी 5th फेज में है।
अब कंसिडरेबल ये है कि आप जो मेगा रोड शो किए 5 तारीख को अयोध्या से, वो अपने आप में इसी बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं 3rd फेज, 4th फेज और 5th फेज, तीनों फेज को आप प्रभावित करना चाहते थे और यही सोचकर उस मेगा शो को आयोजित किया गया। तो इस बात से देखिए इनकार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि इस मेगा रोड शो का असर बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, संभल में न पड़े। जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक करिश्माई नेता के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी है। तो अब ऐसे में और खासकर अयोध्या में जब इस तरह की रैली की जाएगी तो उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में किया, वहां पर न केवल उत्तर प्रदेश के ही लोग थे बल्कि तमाम राज्यों के लोग उस समय वहां अयोध्या में उपस्थित थे। तो इस जो अयोध्या का जो मेगा रोड शो हुआ उसका असर न केवल उत्तर प्रदेश के इन सीटों पर पड़ेगा बल्कि तमाम राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो चाहे बिहार हो, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, इन सारी सीटों पर जो मेगा रोड शो है उसका असर पड़ने से आप इनकार नहीं कर सकते। अब इतना ही नहीं, इसको अगर हम ऐसे कहें कि मैनपुरी की अगर हम बात कर ले तो मैनपुरी में इसके पहले 2 मई को योगी आदित्यनाथ ने भी एक वहां पे रोड शो किया था और उस रोड शो में भी मैनपुरी की छतों से उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या का, योगी जी का, मोदी का, इन लोगों का कहीं ना कहीं लोगों में एक असर तो है ही है, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैनपुरी में जो असर दिखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, वो असर उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसा कि अन्य सीटों पे ये असर दिख रहा है। जी, और एक प्रश्न है मेरा, जिस तरह हमें दिखाई पड़ रहा है कि मतदान प्रतिशत जो अभी 1 बजे तक करीब 50% तक तो है, और जिस तरह कुछ दिनों पहले भी बहुत बयानें आई थी कि मतलब चाहे मतदान प्रतिशत कम हो, भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब अभी तो 1 ही बजे है, अभी यहाँ पे 4:30-5 बज रहे हैं, लेकिन मतदान खत्म होते वक्त जितना प्रतिशत आएगा, मुझे तो उम्मीद है कि 50 से ज़्यादा प्रतिशत हो जाए इस तीसरे चरण पे। लेकिन इस मतदान प्रतिशत के ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि आप वैसे भी बता रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो अगर प्रतिशत ज़्यादा होता है तो क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो उनका जो सपोर्ट है वो ज़्यादा है, या क्या उससे हम क्या समझ सकते हैं? अगर हम देखें तो जो परसेंटेज की बात है, तो अगर परसेंटेज की बात करें तो 1 बजे नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 बजे तक, यानी कि 3 PM तक जो आंकड़े चुनाव आयोग से अभी तक आए हैं उसके अनुसार इन 10 सीटों पर केवल 46.78% ही वोटिंग अभी तक हुई है। ओके। अब 46% के आप यूँ कह सकते हैं, मान लीजिए एक मोटा मोटी 47% भी मान ले, तो 3 बजे तक अगर 47% की वोटिंग हुई है तो 2 घंटे अभी आपके पास और है। तो मान के चलिए कि जो अभी आप कह रहे थे कि 50% के एबव होगा, उस बात में सच्चाई है, और 50% के एबव भी नहीं, लिए लगभग 55% तक भी जा सकता है। लेकिन सबसे जो सोचने वाली जो बात है वो ये है कि लाख कोशिशों के बावजूद, और चुनाव आयोग ने फिर से और सारे निर्वाचन अधिकारियों ने भी यह तमाम कोशिशें की थी कि इस बार जो 3rd फेज में है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन अब तो ये देखना होगा कि 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या आता है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि इसका असर विपक्षियों पर पड़ेगा, और वोटिंग परसेंटेज होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि खतरा नहीं था तो क्या कारण है कि 2nd फेज के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में दर बैठकें शुरू कर दी और उन बैठकों के पीछे का जो मूल उद्देश्य था वह उनका यही इतना गोल है कि किसी भी तरह वोटर्स को घर से बाहर निकाला जाए और इसकी जिम्मेदारी पन्ना जो प्रमुख बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में और खासकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया है, अपने जो बूथ लेवल के जो इनके जो आयोजक हैं, जो इसके मैनेजमेंट देखते हैं, बूथ लेवल के लोगों को ये बताया गया कि हर आदमी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वो अपने अपने गांव से अपने अपने जो उनको जिम्मेदारी दी गई है 10-10 लोगों को निकाल कर वो वोटिंग प्लेस तक ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि इनके माथे पे बल नहीं है, इनके माथे पे पसीना सेकेंड फेज के बाद आ गया था, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब ही यही है कि कुछ लोग उदासीन हो चुके हैं, यानी कि वो न्यूट्रल लोग जो थे जो वोट देने नहीं गए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। इस बात से बहुत बड़ी मतलब ये कोई बात तो नहीं है कि ये भी नहीं कह सकता पूरी तरह कि वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर वो जो एकदम जो गरीबी तबके के ऊपर के लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी को डालना चाहते हैं और डालते हैं, वो अगर उदासीन हो गए, वो अगर न्यूट्रल हो गए, वो देने नहीं गए तो वोटिंग परसेंटेज गिरा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो जो रूरल बैकग्राउंड वाला, यानी जो रूरल क्लास के लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहां पे तो परसेंटेज बढ़ा रहा, लेकिन जहां पे अर्बन क्लास के लोग जाते हैं वहां पे परसेंटेज डाउन रहा। और वही बात इस बार भी आप देख सकते हैं, जो आंकड़े अभी आप अपने चैनल पे हम लोग देख रहे हैं, उन आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये लगेगा कि जैसे आगरा, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं आप, बड़ा शहर है, बड़ी सिटी है, वहां पे परसेंटेज डाउन है। जैसे कि बरेली भी एक बड़ा शहर है, ज्यादा शहरी लोग हैं वहां पे परसेंटेज डाउन है। लेकिन अगर आप देखेंगे संभल, तो संभल में सबसे ज्यादा परसेंटेज है वोटिंग का। इसका मतलब ये हुआ कि संभल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रूरल बैकग्राउंड के लोग वहां रहते हैं। तो अब जैसे जैसे रूरल टू अर्बन होते हैं हम, वैसे वैसे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शहरी मतदाता है उसके पीछे वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं, यानी कि वोटिंग को लेकर वो न्यूट्रल है, वो वोट पक्ष को दे रहे हैं ना विपक्ष को दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पीछे 2 ही 3 कारण हो सकते हैं। या तो उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी है, इस गर्मी की वजह से वो नहीं निकल रहे हैं, या तो वो इस पूरे इलेक्शन सिस्टम से अब वो उनको कुछ बहुत चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए वो उदासीन हो गए हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन और जो सत्ता और जिस तरह के वो रूल अभी तक की है उसको देख के उदासीन है, या फिर ये विपक्ष के लिए भी उनके पास कोई ऐसा उम्मीदवार दिखाई नहीं देता है जिसको वोट देने जाए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों 4 कारण हो सकते हैं, इनमें से किसी भी कारण से वोटिंग नहीं जा रहे, ऊपर बढ़ रही है। तो अब आज की तारीख में जहां हम ये देख रहे हैं कि अभी हम लोग 4:30 बजे बात कर रहे हैं, 10-15 मिनट बाद अभी 5 बजे तक सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि कितने वोटिंग परसेंटेज हुए। लेकिन 3 बजे तक जो पिक्चर क्लियर हुआ था, एवरेज जहां भी चुनाव हो रहे हैं 93 सीट पे, उसका जो एवरेज परसेंटेज था वो 50.71 था, लेकिन यूपी में एवरेज से भी देखिए तो कम था, यहाँ पे केवल 46.78% था। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जब परसेंटेज कम होता है तो सत्ता के विरोध में वो पड़ते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अभी तो इसको हम लोग पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा माना जाता है। जी अंत में मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि इस बार के चुनाव 7 चरणों में है, 7 फेजेस, और सबको मालूम है कि रूलिंग गवर्नमेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मोदी वेव बोल के ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी वहाँ हम
अफवाहों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन ज़मीनी तौर में भी कुछ बातें चल रही हैं कि मोदी वेव कमज़ोर पड़ गया है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन चुनाव 7 चरणों में चल रहे हैं, तो अभी तीसरा चरण है इस बार। अब तीसरे चरण में मोदी वेव का स्ट्रेंथ कितना है वहां पे? अगर हम लोग मोदी वेव के बारे में बात करें तो मोदी वेव जो 2014 यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में था, और उससे भी बढ़कर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मोदी वेव था, उस मोदी वेव को 2024 में खासकर उत्तर प्रदेश में तो उस तरह की लहर नहीं देखी जा रही है। क्योंकि अगर मोदी वेव की हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पे, आपको मैं बता दूं कि एक एक सिंगल सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी अपने पूरा पसीना बहा रही है। और उस पसीना बहाने के पीछे का मतलब यही है कि कहीं न कहीं उस वेव में एक से झलक चुकी है, यानी कि वो वेव कहीं न कहीं कुछ कम पड़ रहा है। क्योंकि क्या कारण, अगर मोदी वेव है तो क्या रीजन है कि जिस लोकसभा सीट से किसी अदर पार्टी का कोई सांसद सिटिंग है तो उसको तोड़कर अपने यहाँ लाया जा रहा है। यानी कहीं अगर कोई और सिटिंग है, कोई सांसद है और वहां से कोई खड़ा हुआ है चुनाव में, और वहां पर अगर उसके खड़े होने से किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कुछ दिक्कत है या जीत में कोई शक है, तो क्या कारण है कि वहां पर तोड़फोड़ की बात चल रही है और वहां कहीं न कोई प्रत्याशी का सीट हटा दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मोदी वेव जिस तरह से 2014 से 2019 तक में थी, वह 2019 से 2024 तक आते आते उस वेव में कहीं न कहीं कोई हल्की सी गिरावट जरूर हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि अब वही वेव है जो 2014 से चल के 2019 तक पहुंची थी। ये अलग बात है कि राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर की बात भी अब मोदी, आप देखेंगे कि तमाम मंचों से आज की तारीख में मोदी वेव की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस वेव में आज जो मोदी है वह इस बात को मंच से कहते पाए जा रहे हैं कि कैसे वो मुसलमानों को बात करते हुए, मुसलमानों का नाम लेते हुए अब वो मंच से बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस या एनडीए गठबंधन आई तो वो क्या कर देगी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री और जो करिश्माई नेता है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, वह स्वयं अगर मंचों से इन सारी बातों को कह रहे हैं तो कहीं न कहीं अब वो इन सब मुद्दों को उठाकर इसकी लहर में जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, न कि अपने वेव की लहर की वजह से, अपनी लहर की वजह से। तो अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जिन 80 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, आज तकरीबन 26 सीटों पे चुनाव हो जाएगा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जो घटक दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उसमें से कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो अपने बेटों के चुनाव, यानी उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं एक सीट पे, और एक सीट पर वो बड़े महारथी जाके सिमट गए हैं। तो उनके इस सिमटन से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो वेव भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में या उनके चेहरे के रूप में जो करिश्मेटिक लीडर एक भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और आज भी हैं, वह करिश्मा इस समय हमको नहीं लगता है कि वो वेव चल रही है जो वेव 2014 से 2019 तक चली थी। 2019 से 2024 में उस वेव में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। जी धन्यवाद, आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट रहा है, आपके रिपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। अभी तो यूपी में जो तीसरा चरण का मतदान आज अभी 5 बजे ख़त्म होगा, उसके बाद और चरणों में भी जो मतदान होंगे इनके रिजल्ट्स तो हमें 4 जून को मालूम होंगे। बाकी सब आप जो भी दर्शक हैं, हमारे जो भी मतदान देने वाले हैं, हमारी जनता है, आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि किसको सत्ता में लाएंगे, किस गवर्नमेंट को लाएंगे या किस नेता को आप चुनेंगे। बाकी जो भी लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और न्यूज़ होंगे, आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे हम यहाँ हॉर्नबिल टीवी पर। और आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।